हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सीए प्रीति अग्रवाल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीए लॉ एग्जाम में आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, क्या लिख के आपको आईसीएआई मैक्सिमम मार्क्स देगा। ये मेरी एक स्टूडेंट है खुशी, जिसका पेपर आज हम एनालाइज करेंगे। हमारे क्लस्टर टेस्ट में इसे 31 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 40, जो लॉ में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो टेस्ट था हमारा पार्टनरशिप, एलएलपी और कंपनीज एक्ट पे, और इसने इतने अच्छे आंसर्स लिखे, जैसे मैंने क्लास में बताया था वैसे ही फॉर्मेट में इसने आंसर्स लिखे हैं। लेआउट प्रॉपर है, हैंडराइटिंग अच्छी लिखी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। तो देख लेते हैं, इसका पेपर एनालाइज करते हैं, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपको एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो था सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पे बेस्ड एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि आपका जो आंसर है ना, उसे 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रोविजंस, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शन और उसके प्रोविजंस लिखोगे, सेक्शन का नंबर लिखेंगे, अगर कोई केस लॉ है तो उसका नाम आएगा, एंड ओनली थियोरी रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। अब तक हमने क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, हमको यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो जो प्रोविजंस हैं, वो थियोरी पॉइंट्स है, बस उनको ही यहाँ पर लिखना है। तो वो सेक्शन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर सेकेंड आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स में यू हैव टू जस्ट राइट द फैक्ट्स। जो क्वेश्चन है उसको बस 2-3 सेंटेंस में ब्रीफली वहां पर मेंशन करना है। ये लेंथ आपको कम ही रखनी है, क्योंकि फैक्ट्स के लिए कोई मार्क्स नहीं होते। देन यू विल राइट द एनालिसिस। ये एक्चुअली आपका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने उनको, एग्जामिनर को बता दिया कि देखो ये क्वेश्चन ये पर्टिकुलर सेक्शन पे बेस्ड है, सेक्शन की ये प्रोविजंस हैं, और फिर हम एनालिसिस में अपना सॉल्यूशन देंगे। तो ये एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इसमें आप सॉल्यूशन ऑफर करोगे। डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है, क्वेश्चन के जो फैक्ट्स हैं और सॉल्यूशन, इसको मर्ज करके एनालिसिस बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फैक्ट्स पहले लिख दिए, क्योंकि यू हैव टू अराइव एट द सॉल्यूशन, यू हैव टू अराइव एट द आंसर। तो वो हम यहाँ पर एनालिसिस में लिखेंगे। तो एनालिसिस पार्ट में आपको सॉल्यूशन देनी है, क्वेश्चन के थोड़े से फैक्ट्स उठा के आपको आंसर देना है, सॉल्यूशन देना है। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? हर क्वेश्चन के आखिर में एक सेंटेंस दिया होता है और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। वो जो क्वेश्चन पूछा है ना आपको, उसका आंसर हम यहाँ पर कंक्लूजन में देंगे। कंक्लूजन आपका 2-3 सेंटेंस में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हर सेंटेंस, आप कोई भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन उठा लो, सेंटेंस के आखिर में, क्वेश्चन के आखिर में ना एक सेंटेंस दिया होता है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। तो वो चीज का, उस चीज का आंसर हमको यहाँ पर कंक्लूजन में देना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर 4 स्टेप्स में डिवाइड कर लोगे, तो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि ये प्रोविजंस हैं, ये फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, और यहाँ पर कंक्लूजन है। तो आपका आंसर बहुत जल्दी फटाफट वो चेक कर लेगा। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट को एक सजेशन दी थी कि आपने इतना अच्छा आंसर लिखा है, अब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ। आपको पेन से ही करना है, पेंसिल और स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उसने सिर्फ सेक्शन नंबर को हाईलाइट किया है, लेकिन आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, उससे पेपर चेकर को बहुत आसानी होती है आपका पेपर चेक करने के लिए, बहुत जल्दी से आपका पेपर चेक हो जाता है। अच्छा चलो, अब देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट हमने बोला था वो उसने फॉलो किया है। यहां पर सेक्शन 33 है, तो उसने देखो कितने अच्छे से सारे प्रोविजंस यहां पर मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले उसने सेक्शन लिखा है, उसको अंडरलाइन भी किया है। सेक्शन कौन से एक्ट का है वो लिखना है, क्योंकि हर एक्ट में सेक्शन 33 रहने ही वाला है। तो द सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू, उसने लिखा हुआ है अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन ऑर्डर टू एक्सपेल अ पार्टनर देयर मस्ट बी द फॉलोइंग कंडीशंस। बहुत ज्यादा आपको वर्ड टू वर्ड जो मॉडल आंसर में वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके की पॉइंट्स सारे इंक्लूड होने ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, द राइट ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी, एक्सपल्शन मस्ट बी इन गुड फेथ। उसने ओन वर्ड्स में नहीं लिखा है। स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, वो सारे प्रोविजंस ओन वर्ड्स में लिख के आते, फिर उनको लगता है मैंने तो सही लिखा है, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हमें। ओन वर्ड्स में नहीं लिखना। आपने देखा उसने प्रॉपर लीगल लैंग्वेज, सिंपल सेंटेंस बनाया, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखा हुआ है। लेकिन द राइट ऑफ एक्सपल्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन द पार्टनरशिप, राइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी, एक्सरसाइज्ड वर्ड यूज किया है उसने, ओन वर्ड्स में नहीं लिखा है। एक्सरसाइज बाय मेजॉरिटी होना चाहिए, इट मस्ट बी इन गुड फेथ। अच्छा, फिर गुड फेथ क्या होता है, ये एक्ट में डिफाइन किया गया, तो उसने गुड फेथ भी लिखा है। द टेस्ट ऑफ गुड फेथ में क्या होगा, एक्सपल्शन मस्ट बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद अ नोटिस, एंड द पार्टनर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप सोचोगे उसने इतने अच्छे से कैसे लिखा है, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं उसमें मैंने एग्जैक्टली उसको ऐसे ही लिख के दिया है।
तो मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको हमने इतना सिंप्लीफाई करके दिया है कि स्टूडेंट्स को वो लर्न हो जाती है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली, देखो अगर आपकी कॉन्सेप्ट बुक इजी है, इजी टू लर्न है, तो आप अच्छे से आंसर लिख पाओगे क्योंकि आप लर्न कर रहे हो। ओन वर्ड्स में कौन लिखता है? जिसको समझा है। टेक्स्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझा जरूर है लेकिन वो लर्न नहीं कर पाया। तो इसीलिए हमारी जो कॉन्सेप्ट बुक है वो बहुत ईजी टू लर्न है, तो उसने वहीं से लर्न करके ये लिखा है। अच्छा, फैक्ट्स जो है यहाँ पर आपको ओन वर्ड्स में क्वेश्चन को ही लिखना है, ठीक है। अब एनालिसिस में देखो, उसने 1 और 2 जो पूछा था उसको प्रॉपरली उसने एनालिसिस लिखा है। उसकी हैंडराइटिंग देखो, नीट है, कोई कैंसलेशन नहीं है। यहाँ पर उसने एक लाइन छोड़ी है। प्रोविजंस में भी देखो, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के उसने पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ी है। प्रॉपर स्पेसिंग की वजह से उसका आंसर नीट लग रहा है। मेरा मन कर रहा है उसका आंसर चेक करने का। आपको भी एग्जामिनर का काम बहुत ईजी करना है, ठीक है। तो उस तरीके से फैक्ट्स लिखे हैं, एनालिसिस लिखा है, और यहाँ पर उसने कंक्लूजन में भी प्रॉपरली कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। अच्छा, अभी उसका सेकंड क्वेश्चन जो है, हर न्यू क्वेश्चन है वो आपको एक न्यू पेज पे ही लिखना है। अच्छा, यहां पर अगर क्वेश्चन 1 होता और इसके पार्ट्स होते ABC, वो आप कंटिन्यूटी में लिख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप कोई न्यू क्वेश्चन उठाते हो ना, तो वो न्यू पेज पे ही लिखना है। अच्छा, मैंने ये बात ऑब्जर्व की है, पता नहीं स्टूडेंट्स को हम कितनी बार बोलते फिर भी क्यों भूल जाते हैं। क्वेश्चन 1 A, B और C, ये आपको एक ही सीक्वेंस में सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन 1 A करोगे, फिर C करोगे, फिर क्वेश्चन 2 A करोगे, फिर क्वेश्चन 1 B करोगे, ऐसे नहीं करना है आपको। एक ही सीक्वेंस में आपको लेना है। तो अगर आप क्वेश्चन 1 कर रहे हो तो उसका ABC आपको लाइन से करना है। फिर अगर आप क्वेश्चन 2 ले रहे हो तो फिर ABC आप इसको प्रॉपरली लाइन में ही सॉल्व करोगे। आपने क्वेश्चन 1 कर लिया, A कर लिया, C कर लिया, फिर क्वेश्चन 2 का B कर लिया, फिर क्वेश्चन 1 का B कर लिया, ऐसे नहीं करना है। आपके मार्क्स जाएंगे, वो आपका ये क्वेश्चन चेक ही नहीं करेगा। अच्छा, उसने जो सेकंड क्वेश्चन है वो न्यू पेज पे स्टार्ट किया, प्रॉपरली लिखा है। अभी देखो, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको प्रोविजंस में लिखने हैं और एनालिसिस में लिखना है। यहां पर मैंने उसको एक सजेशन दिया है कि तुम फैक्ट्स में बहुत ज्यादा लिख रहे हो। अभी देखो, ये तो क्लस्टर टेस्ट था, इसमें आपके पास जो टाइम दिया गया उसमें सॉल्व हो जाता है क्योंकि कम क्वेश्चंस है ना। लेकिन मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से अगर आप इतने ज्यादा फैक्ट्स लिखोगे ना, तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कम से कम लिखना है। देखो, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है टू अराइव एट द आंसर। फैक्ट्स ऑफ द केस तो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैम ये तो फिर इनकम्प्लीट लगेगा, मैंने तो सारे पॉइंट्स इंक्लूड भी नहीं किए। उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, इनकम्प्लीट लगे या नहीं, वैसे भी उसके कोई मार्क्स तो है नहीं। तो इसीलिए आपको कम से कम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर हमने उसको ये सजेशन दिया कि जस्ट रिड्यूस इट टू 3 सेंटेंसेस, ओके। तो यहाँ पर उसने प्रोविजंस लिखे, फैक्ट्स लिखे, एनालिसिस और कंक्लूजन लिखे, सो इट इज अ प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो एक थ्योरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ना हम ट्राई करते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज में हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दे। तो 2 हमने केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे, अभी एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा, फिर हमने बाद में जाके डिफरेंस बिटवीन का भी क्वेश्चन डाला है। यस, तो इसीलिए फिर एक वेराइटी मिल जाती है ना आपको। ओके, तो यहाँ पर कहाँ गया, यस, ये जो थ्योरी क्वेश्चन था, यहाँ पर पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, सीधा आपको आंसर पे जंप नहीं करना है। पहले हमने इंट्रोडक्शन यहां पर लिखा, उसके बाद उसने पॉइंट्स लिख दिए हैं, लाइन से ही लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है, अच्छा लिखा है। फिर वापस एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर हमने उसको फिर से पॉइंट आउट कर दिया कि लेंथ थोड़ी रिड्यूस कर दो क्योंकि आप बहुत फैक्ट्स लिख रहे हो। तो हमारे टेस्ट सीरीज में हम उनको सजेशंस भी देते रहते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है, क्या चेंजेस करने चाहिए। फिर उसने एनालिसिस, अब आप ध्यान दो, प्रोविजंस में उसने कितना लिखा है, और फिर एनालिसिस भी देखो, ये सारा एनालिसिस है। मैक्सिमम प्रोविजंस और एनालिसिस के ही मार्क्स होते हैं। अगर आप ये लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड कंक्लूजन, हमारे टेस्ट सीरीज में हम पॉइंट आउट करते हैं कि आपको कैसे लिखना चाहिए, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, लैंग्वेज कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, ऑल दैट वी विल गाइड यू। अच्छा, अब ये हो गए, ये एक्चुअली 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने इतना अच्छा लिखा कि हमने उसको 5 मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर सेक्शन नंबर्स भी उसने कोट किए, देखो सेक्शन 19 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड आगे सेक्शन 20 का उसने मेंशन किया, सेक्शन 13। तो सेक्शन नंबर्स लिखोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस और प्रोविजंस में लिखा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोविजंस देखो उसने कितने सारे लिखे हैं, एनालिसिस भी लिखा है, 4 मार्क का क्वेश्चन था, प्रॉपरली लिखा है। डिफरेंस बिटवीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस उसने यहाँ पर लिखा है एक अलग से कॉलम में, और फिर उसने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का हमने डिफरेंस बिटवीन पूछा था, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ के उसने नेक्स्ट प्रोविजन लिखी है,
इस तरीके से अगर सपोज ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 7 to 8 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही चाहिए। तो ये प्रॉपरली उसने लिखा है यहाँ पे। और इसी तरीके से क्वेश्चन 7 भी लिखा है। अगेन हमने उसको यही सजेशन दी है कि फैक्ट्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि लेंथ बढ़ाने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स लिख दे, हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर फैक्ट्स लिख के क्वेश्चन की लेंथ बढ़ा दी, वैसे वो ये देखने वाला है नहीं एग्जामिनर, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से उसने लीगल लैंग्वेज यूज करके प्रॉपर लेंथ, अभी आप देखो ना ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक पेज, और इसकी हैंडराइटिंग भी छोटी है, एक पेज लिखा है और यहाँ पर एक 1/4 पेज भी कवर किया। इतनी लेंथ होनी चाहिए आपके आंसर की। ऑल्दो ये उसने ज्यादा ही लिखा फॉर 3 मार्क क्वेश्चन, लेकिन उसको आता था, उसके पास टाइम था, उसने प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट करके लिखा है, तो फिर मार्क्स क्यों ना दे। तो ऑल्दो इट इज ओनली 3 मार्क क्वेश्चन, बट उसको सब आता था। जब आप लर्न करके आते हो फटाफट फटाफट लिख सकते हो, तो आपका हाथ चलता है, आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेन्ड है, आपके माइंड में ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छे से लर्न करोगे तो इतना आंसर लिख सकते हो। उसका टाइम पे पेपर भी कंप्लीट हो गया और हमने प्रॉपर टाइम भी दिया था, टाइम पे कंप्लीट हो गया। 3 मार्क के लिए भी उसने इतना लिखा है। और ये भी एक 7 मार्क का क्वेश्चन था। 7 मार्क के क्वेश्चन में उसने 2 पेजेस लिखे हैं, विच इज रियली मोर देन इनफ। और ज्यादा पॉइंट्स उसने, जैसे हम उसको हमेशा बताते रहते कि प्रोविजन और एनालिसिस में लिखो, वो सब उसने फॉलो किया है। तो इस वजह से उसको मिले हैं 31 मार्क्स आउट ऑफ 40। जैसे आपने देखा मैंने फुल मार्क्स नहीं दिए हैं, 5 मार्क्स में से 4 मार्क्स ही दिए हैं, 7 मार्क्स में से तो 5 मार्क्स ही दिए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम हमेशा काटते ही हैं कि एग्जामिनर आपका कैसे चेक कर रहा है, एग्जाम पता नहीं आपको लीनियंट मिलता है या बहुत स्ट्रिक्ट एग्जामिनर मिलता है। लेकिन इतनी गारंटी है कि राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेन एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो पेपर है इसका एनालिसिस करके आपको समझ में आया होगा कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आपको क्या लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो प्लीज विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com। वहां पर हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है फॉर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर। We also have 50 marks mock test, 50 marks mock test, 100 marks ऐसे 3 paper test series and also single paper test series, जहां पर आपको एक लॉ टीचर गाइड करेगी कि कहां पर मिस्टेक हो रही है और कैसे इंप्रूव करना है। तो प्लीज विजिट माय वेबसाइट capreetyagarwal.com और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे काम के वीडियोस आने वाले हैं। बेल आइकन हिट करना ताकि आपको मेरे लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन आता रहे।